अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का दिन आप लोगों का बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 2.8 करनी है जो कि ग्रुप्स से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये चैप्टर सेट्स, फंक्शन और ग्रुप्स का था। तो अभी तक तो हम सेट्स और फंक्शंस को स्टडी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। तो कुछ डेफिनेशंस हैं जो ग्रुप्स को सपोर्ट करती हैं, तो पहले हम उनको स्टडी कर लेते हैं। अब फर्स्ट पे है जी ग्रुपॉइड। तो ग्रुपॉइड क्या होता है जी? इसकी डेफिनेशन है, अ ग्रुपॉइड इज अ नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले तो जी उसको नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। एम्प्टी सेट्स पे ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं हो सकती। ओके जी, तो a groupoid is a non-empty set on which binary operation star is defined। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन के ऊपर जो है वो ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए। सबसे पहले तो स्टार आप लोगों को पता है कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब बाइनरी ऑपरेशन मैंने आपको बताया था, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। यानी ऐसा ऑपरेशन जो दो नंबर्स के ऊपर डिफाइन हो, हम उसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। इसी तरह अगर हम और कुछ बाइनरी ऑपरेशन देखें तो वो यूनियन और इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जो है वो भी हो सकता है, वो भी बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि हम यूनियन जो है वो हमेशा दो सेट्स का ही लेते हैं, तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। अच्छा, ये तो हो गया बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद डिफाइंड होने का मतलब ये है कि वो सेट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड होना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्लोज्ड क्या है। क्लोज्ड का मतलब ये है कि वो सेट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक या विद रिस्पेक्ट टू स्टार क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करे, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करे। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को कोई सेट कब होल्ड करता है? जैसे फर्ज कर ले मैं नेचुरल नंबर्स की बात करता हूँ। आपको पता है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलते ही जाते हैं, ठीक है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि आप किसी सेट के दो एलिमेंट्स लें, उनका सम करें और उसी सेट का ही कोई एलिमेंट आना चाहिए। अब नेचुरल नंबर्स में से आप कोई से भी दो नंबर्स ले लें, कोई से भी, ठीक है। जब आप उनको ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी उस सेट को ही बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि नेचुरल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस, ठीक है। मैं इस बात को यूं लिख सकता हूँ, n विद रिस्पेक्ट टू प्लस, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। n विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यानी ये सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड है, या फिर इन अदर वर्ड्स जो ये लाइन इन्होंने यहाँ पर लिखी है वो भी हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एडिशन जो है वो नेचुरल नंबर्स पर डिफाइन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे n विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुपॉइड। ये सेट जो है वो इसको हम ग्रुपॉइड कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो ये तो हो गया जी ग्रुपॉइड। नेक्स्ट में आपके पास क्या चीज़ है? सेमी ग्रुप। सेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है। जैसे फाइनल होता है और एक उससे पहले सेमी फाइनल होता है, तो वो भी उतना ही टफ होता है जैसे फाइनल होता है। आप लोग क्रिकेट देखते हैं, पाकिस्तानी अवाम वैसे ही क्रिकेट की काफ़ी शौकीन है। तो सेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है। अब ग्रुप होने के लिए सेट्स को चाहिए होती हैं 4 कंडीशन, तो सेमी ग्रुप को फिर चाहिए होंगी 2 कंडीशंस, यानी उसकी हाफ कंडीशंस, ठीक है। तो सेमी ग्रुप की डेफिनेशन क्या है जी? नॉन एम्प्टी सेट S इज अ ग्रुप इज अ सेमी ग्रुप इफ it satisfies two condition, it follows two conditions। नंबर 1 क्या है जी? it is closed with respect to star। वो तो ग्रुपॉइड की ही डेफिनेशन आ गई, ठीक है, कि अगर कोई सेट जो है वो क्लोज्ड हो विद रिस्पेक्ट टू स्टार तो हम उसको क्या कहते हैं? ग्रुपॉइड। तो अगर उसके साथ एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, द ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव, कि वो सेट जो है एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? सेमी ग्रुप। जैसे मैंने ऊपर भी नेचुरल नंबर्स की एग्जांपल दी थी, यहाँ पर भी मैं आपको वही दूंगा। तो अब ये सेट जो है ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। आप इसमें से कोई से भी 3 एलिमेंट्स ले लें, जैसे फर्ज कर लें मैं 2 3 एंड 4 ले लेता हूँ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की ही मैं बात कर लेता हूँ। 2 + 3 + 4, देखते हैं कि क्या ये इक्वल है 2 + 3 + 4 के।
तो 2 + 3 5 आएगा, +4 और ये 4 + 3 7 आएगा, 5 + 4 9 और 7 + 2 9 ही आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स जो है वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि n जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है क्या है, ये एक सेमी ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ये दो प्रॉपर्टीज को जो है वो फॉलो करते हैं। नंबर 1 क्लोजर लॉ भी इनमें सेटिस्फाई होता है और एसोसिएटिव लॉ भी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मोनोइड पे। मोनोइड क्या चीज़ है? जो 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो। अब देखें पिछली 2 वैसी ही रहेंगी, एक और आ जाएगी कि इसमें जो है वो आइडेंटिटी भी हो विद रिस्पेक्ट टू स्टार, विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो अब जैसे हम नेचुरल नंबर के पीछे बात कर रहे थे, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, आप लोगों को पता है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास आइडेंटिटी होती है 0। अब 0 यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब n जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेमी ग्रुप तो है लेकिन मोनोइड नहीं है। तो मैं कोई और एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है, चले मैं जो है होल नंबर्स ले लेता हूँ, ठीक है। अब होल नंबर्स में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप देखें कि ये क्लोजर लॉ भी होल्ड करेगा, डेफिनेटली करेगा। आप कोई सी भी 2 एलिमेंट्स लेकर चेक कर लें, जरूर करेगा, ठीक है। एसोसिएटिव भी करेगा, लाजमन करेगा। जब क्लोजर लॉ डिफाइन हो जाता है तो मोस्टली एसोसिएटिव भी होल्ड करता ही करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आइडेंटिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 होता है, वो इसमें है, ठीक है। तो लिहाजा W जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या चीज़ है, ये एक मोनोइड है, ठीक है। तो ये तो हो गई ये 3 डेफिनेशंस। अब हम पढ़ते हैं ग्रुप के बारे में। ओके जी, तो अब फाइनली हम ग्रुप को पढ़ते हैं। ग्रुप जो है वो क्या होता है, ठीक है। A group under star is a set G से if, यानी फर्ज कर लें अगर आपके पास कोई सेट G है और वो अंडर स्टेरिक अब कोई भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है, वो ग्रुप कहलाएगा। कब? जब वो इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। इफ G इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन स्टार, यानी कि वो सेट G जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन, यानी उसमें क्लोजर लॉ होल्ड करना चाहिए, उसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू स्टार। अच्छा, उसके बाद उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू स्टार। और लास्ट में चौथी प्रॉपर्टी, एवरी एलिमेंट इन G हैज इनवर्स इन G, यानी हर एलिमेंट का इनवर्स भी होना चाहिए। इनवर्स का कॉन्सेप्ट हम पीछे देख चुके हैं 2.7 में, कि कोई भी नंबर है, जैसे फर्ज कर लें 3 है, तो इसका इन्वर्स एक ऐसा नंबर होगा, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात कर लूँ, कि उसको मैं उसमें ऐड करूँ तो जवाब 0 आए, ठीक है, तो वो यानी कि -3 होगा। तो ग्रुप में मौजूद हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उसी ग्रुप के अंदर ही मौजूद होना चाहिए। तो अगर कोई सेट इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम क्या कहेंगे, देन G इज अ ग्रुप, ठीक है। देन फिर हम क्या कहेंगे कि G जो है वो ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन। अब हम कोई मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। फर्ज कर लें कि मेरे पास Z जो है वो एक सेट है, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ऐसे तमाम नंबर्स इसमें मौजूद होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो सेट जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा, मैं यहाँ पर प्लस एडिशन को जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोई से भी 2 इंटीजर्स लो, ठीक है, कोई से भी ले लो, जैसे -2 और -3 ले लो, ठीक है। इनको जब आप प्लस करोगे तो जो भी आपके पास जवाब आएगा वो सेट का ही एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी क्लोजर लॉ होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा, लाजमन करेगा। आप कोई से भी 3 एलिमेंट्स लेकर चेक कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, उसमें आइडेंटिटी होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन। तो देखें इसमें 0 मौजूद है, एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी 0 है, वो यहाँ पर है, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी ये थी कि एवरी एलिमेंट इन G हैज इनवर्स इन G। जी हाँ, हर एलिमेंट का इनवर्स जो है वो भी उस सेट में होना चाहिए। तो बिल्कुल है, आप देखें जैसे 2 है तो इसका इन्वर्स क्या होगा,
कि हम इसमें ऐड करें कि जवाब 0 है, तो वो -2 वो भी देखें यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं -5 लूँ तो इसका इन्वर्स क्या होगा कि जवाब 0 है, तो वो 5 होगा, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स लेते हुए हम जस्ट उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो अब आप देखें कि 5 भी इस सेट में मौजूद है। तो आप कोई भी एलिमेंट सोचो, उसका इन्वर्स भी इस सेट के अंदर मौजूद होगा ही होगा। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, आपके पास एक ग्रुप है। ठीक है, ये तो हो गया जी ग्रुप की बात। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। अगर कोई ग्रुप जो है वो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करे तो फिर हम उसको ग्रुप नहीं कहते, बल्कि एक और वर्ड आ जाता है दैट इज अबेलियन ग्रुप। हम उसको कहते हैं अबेलियन ग्रुप। ठीक है, देखें, इफ जी सेटिस्फाइज द एडिशनल कंडीशन, अगर जी जो है वो एक इजाफी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जी, यानी आप सेट बी के कोई से भी दो, जी के कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लो ए और बी, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू होना चाहिए बी स्टार ए के, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ही है ये। ठीक है, अगर उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, तो फिर हम उस सेट को क्या कहते हैं, देन जी इज सेट टू बी, देन जी इज सेट टू बी अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अगर कोई ग्रुप जो है वो पांचवी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे तो हम उसको अबेलियन ग्रुप कहते हैं, या फिर एक और भी उसका नाम है दैट इज कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, हम उसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। अच्छा, अब अगर Z की जब मैं बात करूं तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। आप कोई से भी दो एलिमेंट्स लेकर देख लो, जैसे फर्ज कर ले मैं यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेता हूँ -1 और दूसरा एलिमेंट ले लेता हूँ 3। ठीक है, इनको ऐड करता हूँ -1 + 3। अच्छा, अब राइट साइड पे मैं 3 को पहले रखूंगा और -1 को बाद में रखूंगा, तो -1 + 3 करोगे 2 आएगा, और 3 प्लस जब आप ब्रैकेट खत्म करेंगे ये 3 -1 आएगा, तो ये भी 2 ही आएगा। तो देखें, इस पे कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करते हैं, तो लिहाजा आप कह सकते हैं Z जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप तो है ही सही, लेकिन क्योंकि वो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करते हैं तो इसलिए ये एक अबेलियन ग्रुप भी है। ठीक है, तो ये था जी आपके पास ग्रुप का कॉन्सेप्ट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.8। अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली अपनी एक्सरसाइज 2.8। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या है जी, ऑपरेशन प्लस परफॉर्म्ड ऑन द सेट जी। एक सेट जी है जिसके एलिमेंट्स है 0 1, उसके ऊपर प्लस का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया गया है, जो कि आपको इस टेबल के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है, आंसर द क्वेश्चंस, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपने उनके आंसर्स देने हैं। क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर नहीं लिखे, आप लोग बुक से देख लीजिएगा। डायरेक्टली मैं एक दफ़ा रीड कर दूंगा और आपको उसका आंसर बता दूंगा। तो पहली बात जो उन्होंने हमसे पूछी है वो क्या है जी, नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट्स। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो आप उसका बताएं कि वो कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात हो रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और वो डेफिनेटली इस सेट के अंदर मौजूद है। तो लिहाजा आप यहाँ पर लिखोगे 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, 0 जो है वो आपके पास क्या है पड़ा, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब। सेकेंडली उसने हमसे पूछा व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 1। 1 का इनवर्स क्या है। ठीक है, अब इनवर्स का मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर है, जैसे फर्ज कर लें 1 है, इसका इनवर्स एक ऐसा नंबर होगा कि हम उसको 1 में ऐड करें तो जवाब 0 यानी एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब मैं 1 में 1 ऐड कर रहा हूँ, 1 + 1 करते हैं तो जवाब 0 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स ऑफ 1 जो है वो क्या है पड़ा, वो 1 ही है। ठीक है, इनवर्स ऑफ 1 इज 1, 1 का इनवर्स 1 ही है। ठीक है, और थर्ड पे उन्होंने जी हमसे ये पूछा है इज द सेट जी अंडर द गिवन ऑपरेशन अ ग्रुप अबेलियन और नॉट अबेलियन। ठीक है, दो बातें हैं इसी एक ही सवाल में कि क्या ये सेट जो है वो ग्रुप है या नहीं, और क्या ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये अबेलियन है या नहीं। तो देखें कि सबसे पहले क्योंकि उन्होंने हमसे कह दिया कि ऑपरेशन प्लस इज परफॉर्म्ड ऑन द सेट जी, तो ये प्लस ऑपरेशन है, और आप देखिए कि इसमें जो भी आंसर्स आ रहे हैं 0 + 0 करो तो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है,
1 आ रहा है, 0 आ रहा है, ये 4 आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे सेट के ही एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ये क्लोजर लॉ तो होल्ड करता ही करता है। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी ग्रुप की। दूसरी एसोसिएटिव लॉ भी ये होल्ड करेगा लाजमी, ठीक है। तो थर्ड पे क्या था, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी इस सेट में मौजूद है। चौथे में क्या है, इनवर्स, इनवर्सेस भी मौजूद है। 0 का इनवर्स 0 है, क्योंकि 0 में जब हम 0 ऐड करें तो जवाब 0 आ रहा है, और 1 का इनवर्स 1 है, क्योंकि 1 में 1 ऐड करें तो 0 आ रहा है। तो इनवर्सेस भी इसमें मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट जो है वो क्या है, पड़ा ग्रुप है, ठीक है। तो आप इधर लिखेंगे यस द सेट जी इज ग्रुप, ठीक है। क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा था कि क्या ये सेट जी जो है वो ग्रुप है अंडर द गिवन ऑपरेशन, तो आप लिख देंगे यस द सेट जी इज ग्रुप अंडर एडिशन या अंडर प्लस, ठीक है। ये बात तो हो गई। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या ये अबेलियन भी है या नहीं, तो ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं, आप चेक कर लें। आप देखें इसमें कोई से दो एलिमेंट्स लें, 0 और 1 लें। जब आप 0 1 करें और 1 प्लस 0 करें तो वो इक्वल आना चाहिए। तो जब आप 0 प्लस 1 करते हो तो जवाब क्या आता है, 1, और जब 1 प्लस 0 करते हैं तब भी जवाब क्या आता है, 1। तो ये इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। और यहाँ पर आप लिख देंगे आल्सो जी इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। जी जो है वो ग्रुप तो है ही सही, लेकिन साथ में वो अबेलियन ग्रुप भी है, ठीक हो गया। ओके जी, उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। यहाँ पर क्या है, द ऑपरेशन प्लस एज परफॉर्म्ड ऑन द सेट is shown in the adjoining table show that the set is an abelian group। आपको ये एक adjoining table दिया गया है, आपने क्या करना है, ये शो करना है कि ये सेट जो है जिसका ये टेबल है, ये सेट जो है वो एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो 5 प्रॉपर्टीज अगर वो सेट जो है वो फुलफिल करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो तब जो है वो हम उसको कहेंगे कि वो एक अबेलियन ग्रुप है। तो फर्स्ट पे क्या है, क्लोजर लॉ। अब आप देखें कि इस टेबल के अंदर जो है वो हमें साफ नजर आ रहा है कि जो भी आंसर्स आ रहे हैं 0 1 2 3 1 2 3 0 2 3 0 1 3 0 1 2, वो सारे के सारे इस सेट के ही हैं, ठीक है। तो लिहाजा कि ये सेट जो है वो क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर यही लिखोगे, ईच एलिमेंट ऑफ द टेबल बिलोंग्स टू सेट, बल्कि आप जस्ट यही लिख दें, from table we can see that each element belongs to set, ठीक है। each element belongs to set, इस सेट का कोई नाम नहीं है तो हम इसको जस्ट ये लिख देते हैं, each element belongs to given set, ठीक है। so closure law with respect to addition holds, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो क्लोजर लॉ होल्ड करता है। दूसरी बात, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। क्लोजर लॉ और जब क्लोजर लॉ होल्ड करेगा तो एसोसिएटिव लॉ भी डेफिनेटली होल्ड करेगा। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट यही लिख दें कि एसोसिएटिव लॉ with respect to addition holds, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। थर्ड पे है हमारे पास कि क्या उसमें जो है वो कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। तो आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और वो उस सेट के अंदर मौजूद है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 0 is the identity एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है। 0 जो है वो इस, बल्कि जी हमने इसको नाम नहीं दिया, तो आप यहाँ पर जस्ट ये लिख दें 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट, कि यानी आपको जो भी सेट दिया गया है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। उसके बाद हम देखते हैं इनवर्सेस। तो देखें इनवर्सेस भी इसके अंदर मौजूद है। 0 में जब हम 0 ऐड करते हैं तो 0 आता है, ठीक है। इसी तरह 1 में जो है
जब मैं 3 ऐड कर रहा हूँ, इन्वर्सिस का कॉन्सेप्ट हमने पीछे भी देखा है, तो 1 में जब हम 3 ऐड करते हैं तो 0 आता है। तो बस आप यहाँ पर यही लिख दें, सबके इन्वर्सिस लिख दें। इन्वर्स ऑफ 0 इज 0। अच्छा, उसके बाद इन्वर्स ऑफ 1, 1 का इन्वर्स क्या है 3, क्योंकि 1 में 3 ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 0। अच्छा, उसके बाद इन्वर्स ऑफ 2, 2 का इन्वर्स क्या है जी 2 में जब हम 2 ऐड कर रहे हैं 2 + 2 का आंसर क्या आता है 0, तो इसका मतलब 2 का इन्वर्स 2 ही है। उसके बाद इन्वर्स ऑफ 3, तो 3 का इन्वर्स क्या है जी, देखें यहाँ पर 0 कब आ रहा है, इधर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो 3 में जब हम 1 ऐड कर रहे हैं तो जवाब 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इन्वर्स ऑफ 3 जो है वो 0 है। तो यहाँ पर इसमें 4 प्रॉपर्टीज तो होल्ड कर गई हैं, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या इसमें कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है या नहीं। अगर होल्ड करता होगा तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये सेट जो है, जो गिवन सेट था वो अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ के लिए एक तो ये तरीका कार है कि आप बारी बारी सारी पॉसिबिलिटीज़ ले लें, जैसे हमने प्रीवियसली किया था 1 + 2 को चेक करें कि क्या वो 2 + 1 के इक्वल है या नहीं। फिर इसी तरह 1 + 3 को चेक करें क्या वो 3 + 1 के इक्वल है या नहीं। फिर 1 + 0 को चेक करें क्या वो 0 + 1। तो ये करना जो है ना वो काफ़ी लेंथी सा काम है, काफ़ी लंबा काम है। आप तमाम पॉसिबिलिटीज़ को चेक करोगे बार बार। तो इसका एक आसान सा तरीका है, वो ये है कि आप ये चेक कर लें कि अगर इस गिवन टेबल की हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें और ये टेबल चेंज ना हो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है आपके पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। अब आप यहाँ पर चेक कर लें, इसकी तमाम रोज को आप कॉलम्स में कन्वर्ट करके देख लें, डेफिनेटली इसका टेबल बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। आप इसको चेक कीजिएगा, ठीक है। देखिए 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 1 2 3, देखें ये कॉलम बन गया 0 0 1 2 3 1 1 2 3 0 1 1 2 3 0 बन जाएगा 2 2 3 0 1 2 2 3 0 1 3 3 0 1 2 3 3 0 1 2। तो जब हमने इस टेबल की रोज को कॉलम बनाया तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, तो लिहाजा इसका मतलब ये होगा कि ये टेबल जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। तो आप अब इसमें लिखोगे क्या, ठीक है, यानी किस तरह से आप कहोगे कि भाई इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब हमने रीज़न भी तो पेश करनी है ना, तो आप यहाँ पर लिखोगे एज द टेबल इज सिमेट्रिक, as the table is symmetric with respect to the principal diagonal। प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो क्या होता है, मैट्रिसेस में बेसिकली हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इस प्लस के इस तरह से ये जो आ रहे हैं 0 2 0 2, ये इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल डायगोनल आपका कहलाता है। तो आप कहेंगे एज द टेबल इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल डायगोनल, हेंस hence commutative law holds बस यही लिख दें, ठीक है। तो लास्ट में जस्ट आपने जो है वो क्या लिख देना है कि ये सेट जो है इसको फ़र्ज़ कर लें हम एस का नाम दे ही देते हैं। आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है ना इसको नाम दे दीजिएगा, क्योंकि पहले भी हमें मुश्किल हुई है, मैंने हर जगह सेट 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 लिखा है। तो अगर मैं ये नाम दे देता तो मैं इजीली यहाँ पर लिख देता एस, ठीक है। तो आप यहाँ पर बस लास्ट में ये लिख देंगे हेंस S with respect to addition is an abelian group, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि S जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास अबेलियन ग्रुप है। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट में अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके जी, तो अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, और इसकी स्टेटमेंट जो है वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, आप बुक से रीड कर लीजिएगा। उसको मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आपको डिफरेंट सेट्स दिए गए हैं, ठीक है। डिटरमिन वेदर और नॉट
द सेट फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द इंडिकेटेड ऑपरेशन। ठीक है, हर सेट के सामने उसका एक ऑपरेशन लिखा गया है और आपने ये बताना है कि वो सेट जो है वो उस ऑपरेशन के एतबार से ग्रुप है या नहीं। ठीक है, तो मैं इसका पार्ट नंबर 1 कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 1 में क्या है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। आपसे पूछा गया है कि क्या ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है या नहीं। ठीक है, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कौन से नंबर्स होते हैं जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो। हर सेट हमने 2.7 में देखा था, आपको पता है कि हर सेट क्लोयर लॉ, मैंने आपसे कहा था जितने भी ये डेफिनेशन वाले सेट्स हैं यानी जिनकी फिक्स वैल्यूज़ हैं, ये क्लोयर लॉ और एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करते ही करते हैं, ये आप बात माइंड में रख लीजिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी जो आ जाती है ग्रुप होने के लिए वो है आइडेंटिटी। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होती है, वो इसमें है, यहाँ तक भी मसला सही है, लेकिन मसला है इन्वर्सेस का। अब हर एलिमेंट का इन्वर्स इसमें मौजूद है, जैसे 2 का इन्वर्स 1/2 वो इसमें मौजूद है, √3 का इन्वर्स 1/√3 वो भी इसमें मौजूद है। ठीक है, सॉरी √3 तो जो है ना ये एक इरेशनल नंबर है, गलती से बोल गया मैं। एक्चुअली 5 इसका इन्वर्स 1/5 वो भी इसमें मौजूद है। तो हर एलिमेंट का ही इन्वर्स इसमें मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि 0 का इन्वर्स इसमें नहीं है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 आना चाहिए। तो 0 का इन्वर्स जो है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब आप क्या लिखोगे इसमें, आप यहाँ पर लिखोगे एज 0 belongs to Q but the multiplicative inverse of 0 does not exist in Q, so Q with respect to multiplication is not a group। ठीक है, ये जो है वो ग्रुप नहीं है। तो उन्होंने हमसे यही पूछा था कि क्या ये ग्रुप है या नहीं, तो हमने डिटरमिन कर दिया, हमने बता दिया कि ये ग्रुप नहीं है। दूसरा हमारे पास पार्ट है, वहाँ पर हमसे पूछा गया है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एडिशन के एतबार से हम देखते हैं Q जो है वो क्या सेट है या नहीं। तो 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपको पता है किसी भी सेट को ग्रुप होने के लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोयर लॉ। तो आप लेट कर लें कोई से भी 2 नंबर्स जो हैं वो आप रैशनल में से ले लें, तो डेफिनेटली उनका सम जो है वो भी रैशनल नंबर्स में ही होगा, क्योंकि 2 रैशनल नंबर्स का एडिशन भी एक रैशनल नंबर ही होता है। तो इसका मतलब क्लोयर लॉ जो है वो होल्ड करता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सो Q इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ वो हर सेट में ही होल्ड करता है। तो आप इधर यहाँ पर बस यही लिख देना, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन Q विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के एतबार से जी इसमें क्लोयर लॉ सॉरी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी होना ज़रूरी है उसमें, उस सेट में। तो आपको पता है एडिशन के लिहाज से हमारी आइडेंटिटी क्या है, 0। तो 0 डेफिनेटली एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, आप लिखेंगे 0 बिलोंग्स टू Q इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, 0 जो है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है सेट Q का। फिर एडिशन के एतबार से इन्वर्सेस जो हैं वो भी इस Q में मौजूद हैं। आपको पता है 2 एक रैशनल नंबर है, तो -2 भी तो एक रैशनल नंबर ही है ना। ठीक है, और इसी तरह 4 जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो -4 भी एक रैशनल नंबर है और वो भी उस सेट के अंदर मौजूद होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हर सेट का ही इन्वर्स जो है वो उस Q में मौजूद है। तो अब आप देखें इसको लिखेंगे कैसे। आप इधर लिखेंगे फॉर ऑल A belongs to Q there exist -A belongs to Q such that
मैं ये आपको अभी बात समझाता हूँ कि ये हमने क्यों लिखे, सच दैट a प्लस नेगेटिव a या फिर नेगेटिव a प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें इन्वर्सेस जो हैं वो भी मौजूद हैं। अच्छा, ये इस बात का मतलब क्या है, अब देखो कि हमने कहा कि सेट क्यू के हर एलिमेंट का इन्वर्स उसमें मौजूद है। अब हम हर एलिमेंट को लिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए हमने यूज़ यहाँ पर किया फॉर ऑल। फॉर ऑल का आपको याद होगा, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि फॉर ऑल जो है वो आपका क्वांटिफायर है, जो क्वांटिटी के बारे में आपको बताता है, किसी वैल्यू के बारे में बताता है। ये एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, ठीक है। इसलिए फॉर ऑल ए बिलोंग टू क्यू, यानी क्यू का कोई भी एलिमेंट हो, देयर एग्जिस्ट, तो उसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है माइनस ए उसी सेट क्यू में, सच दैट कि हम ए में इन्वर्स को ऐड करें या इन्वर्स में ए को ऐड करें, जवाब आपके पास 0 ही आता है। सो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि क्यू जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपका क्या होगा, क्यू जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज आ ग्रुप। ठीक है, क्यू जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछा गया है। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। अब आप देखें रैशनल नंबर्स में क्या है, 0 भी है और सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स भी हैं जिन्हें हम क्यू प्लस लिख सकते हैं, और नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी हैं जिन्हें हम क्यू नेगेटिव लिख सकते हैं। तो अब हमसे कहा गया क्यू पॉजिटिव। अब क्यू पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का मतलब ये है कि इसमें 0 नहीं होगा, क्योंकि याद रखिएगा 0 इज़ नॉट अ पॉजिटिव, ठीक है, और ना तो ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो जब हमने कह दिया कि क्यू पॉजिटिव, तो क्यू पॉजिटिव का मतलब ये है कि उसके अंदर 0 नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। हमसे पूछा गया है जी क्यू पॉजिटिव जो है क्या वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रुप है या नहीं। तो देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे। बेटा चारों प्रॉपर्टीज़ को ही हमने सेटिस्फाई कराना है, तो आप यहाँ पर लेट करेंगे, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, देन ए मल्टीप्लाइड बाय बी, यानी उनका प्रोडक्ट जो होगा डेफिनेटली वो उस सेट के अंदर ही मौजूद होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सो क्यू प्लस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्यू प्लस जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, तो डेफिनेटली करेगा, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख दें। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन क्यू प्लस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दूसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। थर्ड प्रॉपर्टी, अब आप देखें आप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक कर रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आपकी जो आइडेंटिटी है वो होती है 1। तो अब डेफिनेटली 1 इज़ अ रैशनल नंबर, और पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हमने कहे थे, तो 1 डेफिनेटली पॉजिटिव ही है, तो वो उस सेट का हिस्सा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू क्यू प्लस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, 1 जो है वो आपका इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट है। और लास्ट में आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी कि क्या इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस मौजूद होंगे। तो अब आप देखें, फ़र्ज़ कर लें आपके पास 5 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/5। तो वो इसमें डेफिनेटली मौजूद है, क्योंकि हमने कहा है कि तमाम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, तो 1/5 भी तो पॉजिटिव ही रैशनल नंबर हुआ ना, तो वो इस सेट का हिस्सा होगा। तो इनफैक्ट आप कोई भी नंबर सोच लो, उसका इन्वर्स जो है वो भी इसमें मौजूद होगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे फॉर ऑल a belongs to q plus there exists 1/a belongs to q plus such that a into 1/a या फिर 1/a into a is equal to 1। क्या आप एलिमेंट को इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लो या इन्वर्स को एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लो, आपका जवाब जो है वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो लास्ट में आप यहाँ पर लिख दोगे देयरफॉर q प्लस इसके ऊपर लगाना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप। इसका मतलब ये जो है वो आपके पास ग्रुप है। ठीक है, ओके जी। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। ठीक है,
अब फोर्थ में जो है वो आपको सेट ऑफ इंटीजर दिया गया है और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपसे पूछा गया है कि क्या ये ग्रुप है या नहीं। तो आपको पता है मैंने अभी आपको समझाते हुए इंटीजर्स ही लिया था, लेकिन बहरहाल मैं इसको प्रॉपरली कर देता हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन पे मतलब अगर आपके पास पेपर्स में ये क्वेश्चन आएगा तो फिर आप किस तरह से उसको अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो आप लेट कर लेंगे कोई से दो नंबर्स फ्रॉम इंटीजर्स, देन आप कहेंगे कि इनका सम जो है वो डेफिनेटली सेट ऑफ इंटीजर्स में पाया जाता है, लिहाजा सो z is closed with respect to एडिशन। ठीक है, ये आप लिख देंगे कि सेट आपका z जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरी प्रॉपर्टी उसमें एसोसिएटिव लॉ को हमने होल्ड कराना होता है, तो वो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो होल्ड करती है। अगर आप चाहें तो जैसे हमने ये किया है इस तरह से भी कर सकते हैं, आप लेट कर लेंगे कोई से तीन एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स, देन आपके पास जो a प्लस बी प्लस सी होगा वो डेफिनेटली इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी के। ये अंडरस्टूड है, आप सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई से भी तीन एलिमेंट्स लेकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप इधर लिख दोगे लास्ट में एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये आपकी हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है जी, क्या होता है आइडेंटिटी। तो अब आपको पता है हम एडिशन के लिहाज से चेक कर रहे हैं, एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी 0 है और वो इंटीजर्स में जो है वो मौजूद होती है। तो यहाँ पर आप लिखोगे एज 0 बिलोंग्स टू इंटीजर इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें मौजूद है। उसके बाद इन्वर्सेस, तो इन्वर्सेस भी डेफिनेटली z में मौजूद ही होते हैं। आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो आप कोई भी एलिमेंट सोच लो उसका इन्वर्स इसके अंदर मौजूद ही है। ठीक है, वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो जस्ट आप यहाँ पर ये लिख दोगे फॉर ऑल a belong to integers there exist negative a belongs to integers such that a plus minus a is equal to minus a plus a is equal to 0। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें इन्वर्सेस भी पाए जाते हैं। सो लास्ट में आप लिख दोगे वही जो हम पहले करते आए हैं, क्या, therefore z with respect to addition is a group। ठीक है, ये आपके पास एक ग्रुप है। और उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट हम करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, अगेन आपके पास सेट जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स ही है और आपसे पूछा गया है कि क्या ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है या नहीं। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम चेक कर लेते हैं। अब आप देखें कि इसमें बाकी प्रॉपर्टीज़ तो होल्ड करेंगी, क्लोयर लॉ भी होल्ड करेगा और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। मैं आपको बता चुका हूँ ये हर सेट में होल्ड करता है, 2.7 में हमने देखा था। उसके बाद आइडेंटिटी, तो इंटीजर्स में 1 भी मौजूद है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी जो है वो 1 होती है। लेकिन मसला आ जाता है इन्वर्सेस में। अब इंटीजर्स में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन्वर्सेस मौजूद नहीं है। अब देखें इसमें मैं एक एलिमेंट लेता हूँ 2, तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/2। अब 1/2 तो इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये मसला है कि आपके पास ये जो सेट है इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस जो हैं वो मौजूद नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, फॉर एनी a belongs to integer, for any a belongs to integer the multiplicative inverse 1/a does not belongs to integers। ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट a हो इंटीजर्स का तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो 1/a उस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हेंस z विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ ग्रुप। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के एतबार से वो ग्रुप नहीं है। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो अब जी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का, जिसकी स्टेटमेंट क्या है,
show that the adjoining table represents the sum of the elements of the set, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, ई एंड ओ, ठीक है, ई फॉर इवन एंड ओ फॉर ऑड। तो आपको क्या यहाँ पर शो करना है कि ये जो एडजॉइनिंग टेबल है जो आपको इन्होंने दिया हुआ है, ये इसके एलिमेंट्स का सम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली करता ही है। अच्छा, बहरहाल व्हाट इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, आपको ये भी बताना है कि इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ठीक है। दूसरी बात, थर्ड पे आपको ये भी बताना है, शो दैट दिस सेट इज़ एन अबेलियन ग्रुप, कि क्या ये सेट जो है वो अबेलियन ग्रुप है या नहीं, ठीक है। तो पहले हम उसके पहले क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं कि क्या ये टेबल जो है वो इस सेट के एलिमेंट्स का सम रिप्रेजेंट करता है या नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे, अब देखो कि इस टेबल में ई ओ इधर लिखा है, ई ओ इधर लिखा है, ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं। जब हम ई प्लस ई करते हैं तो ई आता है, ठीक है, ई प्लस ओ करते हैं तो ओ आता है, ओ प्लस ई करते हैं तो ओ आता है, ओ प्लस ओ करते हैं तो ई आता है, ठीक है। इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को आप लिख दें कि E1 प्लस E1 हम कर रहे हैं तो जवाब आता है ई। अच्छा, फिर जब हम E1 प्लस ऑड कर रहे हैं तो जवाब आता है ऑड। फिर ऑड प्लस E1 कर रहे हैं तो जवाब जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ऑड। और फिर जब हम ऑड प्लस ऑड कर रहे हैं तो फिर आपके पास आंसर जो है वो क्या आता है, इवन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी यानी हम ये एडिशन कर रहे हैं ये इस सेट के ही एलिमेंट्स का है, तो लिहाजा ये टेबल जो है वो इस सेट के एलिमेंट्स के एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप यही लिखेंगे, दस द टेबल represents the addition, या फिर सम लिख दें, represents the sum of the elements of set E ओ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेबल जो है वो इस सेट के एलिमेंट्स के सम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पहली बात का हमने जवाब दे दिया। दूसरा क्या है, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, जी हाँ, तो इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, एक दफ़ा रिकॉल करा देता हूँ, ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, एडिशन के एतबार से आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा नंबर होता है कि हम उसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो वही नंबर ही आंसर आना चाहिए। तो एडिशन के एतबार से तो वो हो गया 0। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के एतबार से आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा नंबर होता है कि हम उसको जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर ही आंसर आए, और वो होता है फिर 1। लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं एडिशन, ठीक है। तो एडिशन के एतबार से ऐसा नंबर आइडेंटिटी के लाएगा जिसको हम किसी भी दूसरे नंबर में ऐड करेंगे तो वही नंबर ही आंसर आएगा। अच्छा, और दूसरा ये है कि आइडेंटिटी को ना हम किसी भी तरफ से ऐड करें तो वही आंसर आता है। जैसे मैं 2 में आइडेंटिटी को ऐड करूं तो 2 आता है, और आइडेंटिटी में 2 ऐड करूं तब भी 2 ही आता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही केस है, आप ज़रा गौर से देखें। इवन में जब हम इवन को ऐड कर रहे हैं तो जवाब क्या आ रहा है, इवन, ठीक है। अच्छा, ऑड को जब हम इवन में ऐड कर रहे हैं तो ऑड ही आ रहा है, यानी वही नंबर ही आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑड को जब इवन में ऐड कर रहे हैं तो ऑड ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपकी आइडेंटिटी है ना वो क्या है, ई है, ठीक है, क्योंकि ई को आप जिस भी नंबर में ऐड कर रहे हो तो वही नंबर ही आंसर आ रहा है। अब ई को देखो, जब मैं ऑड में ऐड कर रहा हूँ तो जवाब आपका ऑड ही आ रहा है, जैसे कि इस केस में था, 2 को हम 0 में ऐड कर रहे थे तो 0 ही आ रहा था, सॉरी 2 ही आ रहा था, ठीक है। इसी तरह चाहे आप इवन को मतलब आइडेंटिटी को पहले रख लें और एलिमेंट को बाद में रख लें, तो जब आप उनका एडिशन करोगे तो वही एलिमेंट ही आंसर आ रहा है। तो लिहाजा यहाँ पर जो आपकी आइडेंटिटी है वो क्या है, ई। तो आप यहाँ पर लिखोगे ई इज द आइडेंटिटी
एलिमेंट, ठीक है। ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो दूसरी बात का भी जवाब जो है वो हमने दे दिया है। और थर्ड में जो है उसने हमसे ये पूछा है शो दैट द सेट इज एन अबिलियन ग्रुप। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये सेट जो है वो आपका अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। तो वो आप किस तरह से करोगे, 4 प्रॉपर्टीज हैं और आपने जो है वो चारों को ही सेटिस्फाई करवाना है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ। अब आप देखें कि जब भी हम दो एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं तो जो भी आंसर आ रहा है ई ओ ओ ई वो उस सेट का ही एलिमेंट है। तो लिहाजा आप कह सकते हैं फ्रॉम द टेबल it is clear that E O is closed with respect to एडिशन के ये सेट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास क्लोज्ड है। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ भी इसमें होल्ड करेगा, डेफिनेटली करेगा, ठीक है। तो आप जस्ट यहाँ पर लिख दो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। थर्ड में क्या होता है आइडेंटिटी। तो आपको पता है कि आइडेंटिटी जो है वो भी क्या है हमारे पास ई है जो कि इस सेट का ही एलिमेंट है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे ई इज द आइडेंटिटी ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ वन आपके पास इन्वर्सेस हैं। इन्वर्सेस भी आपके पास इस सेट में मौजूद हैं, ठीक है। अब देखो इन्वर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी नंबर है उसमें ऐसा नंबर ऐड करो कि जवाब आपके पास आइडेंटिटी आए, ठीक है, यानी कि 0 आए। अब यहाँ आपकी आइडेंटिटी क्या है इवन। अब ई का इन्वर्स ऐसा होगा कि जो मैं इसमें ऐड करूं तो जवाब आपके पास आइडेंटिटी यानी ई आए, ठीक है। तो अब आप देखो ई में जब आप ई ऐड कर रहे हो तब ही आपके पास ई आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास इन्वर्स ऑफ ई जो है वो क्या है, वो ई खुद ही है, ठीक है। और दूसरी बात आपके पास दूसरा एलिमेंट का इन्वर्स आपको ओ का इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। अब आप देखो ओ में आप क्या ऐड करो कि जवाब आपके पास आइडेंटिटी यानी कि ई आए। तो जब मैं ओ में ओ को ऐड करता हूँ तब ही हमारे पास जो है ना वो ई आता है। तो इसका मतलब ये है कि इन्वर्स ऑफ ओ जो है वो क्या है पड़ा ओ। तो ये चारों प्रॉपर्टीज जो हैं वो इस सेट में होल्ड करती हैं। और लास्ट में उन्होंने हमसे ये भी पूछा है कि क्या ये अबिलियन ग्रुप है या नहीं। तो अबिलियन के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप रोज को कॉलम्स में चेंज करके देखें इवन ऑड, ठीक है, फिर ई ओ, फिर ई ओ, फिर ओ ई और ये फिर ओ और ई। तो टेबल की रोज को अगर आप कॉलम्स में कन्वर्ट कर लें तो आपका टेबल चेंज नहीं होता। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या, एज द टेबल, वही जो हमने प्रीवियसली किया था, एज द टेबल इज symmetric about its main diagonal, so commutative law holds, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे कम्यूटेटिव, मैं यहाँ पर जो है वो इसको कर देता हूँ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन ई ओ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इस सेट के अंदर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो लास्ट में आप लिख देंगे हेंस ये सेट जो है वो आपके पास ई ओ ये क्या है, ये एक अबिलियन ग्रुप है, इज अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। ये जो है वो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर आपने ये नोट नहीं किया इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें क्योंकि मुझे इसको रेज करना होगा क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या है, शो दैट द सेट। अब सेट जो है उसके एलिमेंट्स क्या हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा क्यूब जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 1 के,
आपने ये शो करना है कि ये एक अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। अब ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं है, सादा वही जो आपकी मल्टीप्लिकेशन है उसी को ही कहते हैं हम, ठीक है। तो आपने ये प्रूव करना है कि ये जो है वो अबेलियन ग्रुप है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चारों प्रॉपर्टीज़ को आपको सेटिस्फाई कराना है। क्लोयर लॉ आपको देखना होगा कि क्या ये सेट क्लोयर लॉ होल्ड करता है या नहीं। तो उसके लिए जो है वो आपको इसका टेबल बनाना पड़ेगा। आप ये एलिमेंट्स लिख दोगे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर, और नीचे भी आप लिख दोगे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर, ठीक है। और फिर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 आएगा, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा आएगा, 1 इंटू ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब आएगा, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा आएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्केयर होगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब होता है जो कि 1 के इक्वल होता है, ठीक है। फिर ओमेगा स्केयर इंटू 1 ये आएगा ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब आएगा जो कि 1 के इक्वल है, उसने हमें यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा स्केयर ओमेगा की पावर 4 होगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा 1 इंटू ओमेगा, सो ओमेगा 1 द ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 4 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, ओमेगा के। तो ये तो हो गया जी आपका एडजॉइनिंग टेबल। अब आप देखो इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे इसी सेट के ही एलिमेंट हैं। अच्छा, एक और चीज़, इस सेट को ना आप नाम दे लें, हमें काफ़ी मुश्किल होती है फिर बाद में। तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये जी है, ठीक है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर। तो अब आप देखें कि आपके पास ये जितने भी आंसर्स आ रहे हैं वो इसी सेट का ही हिस्सा है, तो लिहाजा ये सेट जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम टेबल we can see that G is closed with respect to मल्टीप्लिकेशन। जी जो है वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज्ड है, ठीक है। उसके बाद आपने एसोसिएटिव लॉ को जो है वो होल्ड करवाना है, तो वो भी इसमें होल्ड करेगा, ठीक है। आप चाहें तो कोई से 3 एलिमेंट्स जो है वो लेकर चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर ना भी चेक करें तो ये एसोसिएटिव लॉ इसमें होल्ड करेगा ही करेगा, ठीक है। आप डायरेक्टली लिख भी सकते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स, ठीक है, ये होल्ड करता है। थर्ड पे ये है कि आपने आइडेंटिटी बतानी है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी आपकी होती है 1 और वो इस सेट के अंदर मौजूद है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 1 इज़ द आइडेंटिटी, ठीक है, 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, ठीक है। 1 जो है वो इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। फोर्थ पे इन्वर्सेस, तो इन्वर्सेस भी इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो आप यहाँ पर बारी बारी हर एलिमेंट का इन्वर्स लिख देंगे। सो इन्वर्स ऑफ 1 का इन्वर्स क्या है, देखें 1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, तो 1 को 1 से कर रहे हैं तो फिर 1 आ रहा है, इसका मतलब इन्वर्स ऑफ 1 जो है वो 1 ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ओमेगा का इन्वर्स ऐसा नंबर होगा कि हम ओमेगा से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 1 आएगा, ठीक है। तो ओमेगा को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओमेगा स्केयर से तो फिर आपके पास आंसर क्या आता है 1। तो इसका मतलब इन्वर्स ऑफ ओमेगा जो है वो क्या है, ओमेगा स्केयर। और इसी तरह ओमेगा स्केयर का इन्वर्स जो है वो क्या होगा, ओमेगा स्केयर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, ओमेगा स्केयर को अगर हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो है ओमेगा स्केयर का इन्वर्स ओमेगा है। और फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी आपने ये चेक करना है कि क्या ये अबेलियन ग्रुप है। उसके लिए क्या होगा कि क्या ये इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो उसका क्या तरीकाकार है कि आप इसकी रोज़ को कॉलम्स बना लें और चेक कर लें कि क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं, यानी वो टेबल चेंज तो नहीं होता। तो देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर 1 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर ही आएगा ये, ठीक है। गलती से मैंने ओमेगा क्यूब लिख दिया। तो अब आप देखिए 1 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर ओमेगा 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 स्केयर 1 ओमेगा 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 स्केयर 1। तो इनफैक्ट आप रोज़ को अगर कॉलम्स में चेंज करते हो तो टेबल आपका चेंज
नहीं होता। तो आप यहाँ पर लिखोगे वही बात जो हमने यहाँ पर लिखी थी, एज द टेबल इज सिमेट्रिक about its main diagonal so आपका ये सेट G जो है वो क्या होगा, सो G इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, सो G इज एन अबेलियन ग्रुप, इसका मतलब G जो है वो आपके पास एक अबेलियन ग्रुप है। और इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है, जिसकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। और लास्ट में मेरी आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश और सलामत रखे और दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।